मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में कि मेजर वाटर बॉडीज, और उस मेजर वाटर बॉडीज में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा, जिसमें पढ़े कि जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं वो ओशन हैं, सीज हैं, गल्फ हैं, बे हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़े थे, वाटर साइकिल के बारे में। अब जो मेजर वाटर बॉडीज हैं जिसमें ओशन का नाम आता है कि ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो बड़े वाटर बॉडीज में ओशन का नाम आता है। और देयर आर 5 ओशंस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो इस ब्रह्मांड को कॉन्टिनेंट और ओशन में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस। ये 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस हैं। ये अर्थ के सरफेस पर 5 ओशंस हैं। उसमें पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन। ये दीज आर द 5 ओशंस, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी पर 5 ओशंस हैं। आप उसका नाम याद कर लें कि ये आपका सबसे पहला पैसिफिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, इसके बाद आपका अटलांटिक ओशन, फिर आर्कटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन। अब बारी बारी से हम लोग इन सारे ओशंस के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ओशन कौन है? पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा। एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। इस पैसिफिक ओशन, जो पूरा पैसिफिक ओशन है, इसका शेप ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, एंड कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। और पृथ्वी का जो सरफेस है, टोटल सरफेस, उसका 1/3 यानी कि 1/3 भाग क्या करता है? ये कवर करता है। अब 1/3 भाग कवर करता है, इसीलिए ये क्या है? लार्जेस्ट ओशन है, पैसिफिक ओशन। ऑन द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब इसके ईस्ट में देखिए, तो ऑन द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन आर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब इस पैसिफिक ओशन के पूरब में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका स्थित है। एंड टू द वेस्ट, और पश्चिम में क्या है? एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, महादेश। तो पैसिफिक ओशन के पूरब में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। पैसिफिक ओशन के पश्चिम में अगर देखिए तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 कॉन्टिनेंट हैं। और एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज अराउंड 4280 मीटर। अब ओशन है, इसका डेप्थ अलग अलग जगह अलग अलग होगा। इसकी गहराई कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्योंकि नदियां हैं तो उसकी गहराई घटती बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से ओशन का जो है डेप्थ, एवरेज जब निकाला गया, औसत गहराई की जब बात आती है तो 4280 मीटर, यानी कि औसतन ये 4 किलोमीटर गहरा है। यानी कि जो सरफेस है, सरफेस से 4 किलोमीटर गहराई तक ये फैला हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा वाटर बॉडीज है। और देयर आर अबाउट 25,000 आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। आइलैंड्स का डिफिनेशन आप जानते हैं, वाटर आइलैंड्स, है ना। तो द लैंड मास इज कवर्ड विद वाटर ऑल साइड्स, ऑल अराउंड। वैसा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, surrounded by water, a piece of land that are surrounded by water in all sides। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो जमीन का टुकड़ा, वो आइलैंड कहलाता है। तो इस पैसिफिक ओशन में लगभग 25,000 आइलैंड्स हैं। एंड इट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ मार्जिनल सीज। और इसमें कई मार्जिनल सीज जो है, जो सागर जिसको कहते हैं, है ना, वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पैसिफिक ओशन में जो हम लोग पढ़े कि ये लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, इसका शेप ट्रायंगुलर है। थर्ड पॉइंट इसका हो गया
कि इन द नॉर्थ ऑफ पैसिफिक, इन द ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर सिचुएटेड। Pacific, in the east of Pacific Ocean, North and South America situated. In the east of Pacific Ocean, North and South America, and in the west of Pacific Ocean, Asia and Australia continents are situated. Average depth of the Pacific Ocean is 4,280 meter, यानी कि अप्रॉक्स 4.25 किलोमीटर इसका डेप्थ है, और अबाउट 25,000 आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, लगभग 25,000 आइलैंड्स हैं। और इट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ मार्जिनल सीज। तो ये पैसिफिक ओशन के बारे में मोटे तौर पर हम जान गए कि सबसे बड़ा है, इसके अलावा ट्रायंगुलर शेप में है, अर्थ के सरफेस का 1/3 कवर करता है ना। इसके पूरब में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्थित है, इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट स्थित है। इसका एवरेज डेप्थ, इसका औसत गहराई 4,280 मीटर है ना। लगभग इसमें 25,000 आइलैंड्स हैं। ये सब इस पैसिफिक ओशन की विशेषता है। नेक्स्ट ओशन जो है वो है आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन इज एन एस शेप्ड ओशन, एस अल्फाबेट का एस शेप में वो अटलांटिक ओशन है, जो कहाँ है तो वो लोकेटेड इन साउथ अमेरिका इन द वेस्ट। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका है ना, ये जो लोकेटेड है बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट, पूरब में यूरोप और अफ्रीका के बीच में। कौन? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज सिचुएटेड इन द ईस्ट बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। ये अटलांटिक ओशन पूरब में क्या है तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, और पश्चिम में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। पूरब में यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है, और पश्चिम में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन एज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बिटवीन यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट्स। और हम जानते हैं कि ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो वाटरवेज के थ्रू होता है। तो वाटरवेज के थ्रू जब होता है तो मैक्सिमम ट्रेड जो है वो आपको यूरोप और अमेरिकन मार्केट, यानी कि यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच जो व्यापार का काम है वो इसी अटलांटिक ओशन के थ्रू होता है। तो ये आपका अटलांटिक ओशन, ये क्या है तो पूरब में यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है, पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। इट इज इन एस शेप, या एस शेप में है, अल्फाबेट लेटर के एस के शेप में, इस शेप में ये फैला हुआ है, और ये मैक्सिमम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? अटलांटिक ओशन। यानी कि सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर भी ट्रेड और जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो अटलांटिक ओशन के थ्रू ही होता है दुनिया में। दुनिया का तो नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री है उसके। थर्ड, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बात जब हम करते हैं तो इंडियन ओशन इज सराउंडेड बाय अफ्रीका इन द वेस्ट, एशिया इन द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। अब ये इंडियन ओशन अगर देखें तो पश्चिम में, इंडियन ओशन के पश्चिम में अफ्रीका है, इंडियन ओशन के उत्तर में एशिया है जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, और इसके उत्तर में अगर पूरब में देखिए तो ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि इंडियन ओशन के ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में अफ्रीका और नॉर्थ में एशिया। ये तीन तरफ से कॉन्टिनेंट है इसके, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में अफ्रीका एंड नॉर्थ में एशिया। दिस ओशन यानी कि इंडियन ओशन हेल्प्स इन सेटिंग ट्रेड लिंक बिटवीन साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ग्लोब पर हम पढ़े हैं साउदर्न और वेस्टर्न,
यानी कि हेमिस्फीयर में बांटा गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये इंडियन ओशन जो है ये आपको साउदर्न और वेस्टर्न, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बीच व्यापार को स्थापित करने में मदद करता है। और ये 3 हो गए आपके। चौथा जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। This ocean is located near the North Pole and is covered with sea ice throughout the year. ये आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के पास अवस्थित है। और नॉर्थ पोल यानी कि पोलर रीजन की बात जब आती है तो ये रीजन थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, कवर्ड विद आइस। तो नॉर्थ पोल के पास स्थित होने की वजह से आर्कटिक ओशन जो है वो सी आइस से सालों भर ढका रहता है, समुद्री बर्फ से ढका रहता है। इट इज द स्मॉलेस्ट ओशन, ये सबसे छोटा ओशन है। लार्जेस्ट ओशन की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। जो इंडियन ओशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन की कैटेगरी में। देयर आर ए नंबर ऑफ आइलैंड्स स्पेशली टू द नॉर्थ ऑफ कनाडा विच रिमेन्स फ्रोजन टू। और इस आर्कटिक ओशन में भी ए नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, कई द्वीप हैं, और ये द्वीप जो हैं वो क्या होते हैं, फ्रोजन टू, जमे होते हैं, क्योंकि ये पोलर रीजन के पास में है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के पास है और नॉर्थ पोल के पास उस आर्कटिक ओशन में जो आइलैंड हैं वो आइलैंड भी क्या होते हैं, फ्रोजन होते हैं, जमे हुए हैं, बर्फ से ढके होते हैं, है ना। और द पार्ट एडजॉइनिंग द वेस्ट यूरोपियन कोस्ट इज नॉट फ्रोजन। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा इसका फ्रोजन होता है, और जो पश्चिमी पार्ट है वो पश्चिमी पार्ट फ्रोजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ द वार्मथ, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिप, यहाँ थोड़ी गर्मी मौजूद रहती है, वार्मथ होता है, जिस वार्मथ की वजह से जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न रीजन आप कह सकते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कोस्ट, वो फ्रोजन नहीं है। फिफ्थ एंड लास्ट जो ओशन है वो है आपका साउदर्न ओशन। दिस ओशन लाई इन द साउथ। चूंकि साउदर्न ओशन है तो मतलब ये दक्षिण में स्थित है। इट इज अ वास्ट ओशन ज्वाइनिंग द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। ये एक बड़ा ओशन है जो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, इन तीनों ओशन को जोड़ने का काम करता है ना, यानी कि ज्वाइनिंग द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, जस्ट लाइक द आर्कटिक ओशन। जैसे आर्कटिक ओशन के बारे में हमने पढ़ा कि आर्कटिक ओशन में हम देख रहे हैं कि 3 तरफ से नहीं, ये थ्रू आउट द आइस होता है और इसमें नॉर्थ पोल के पास है, और ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। उसी तरीके से पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है, और इसके साथ साथ रिमेन्स फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये भी वर्ष के अधिकांश हिस्सों में फ्रोजन होता है, यानी कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आर्कटिक ओशन की बात करते हैं तो ये नॉर्थ पोल के पास है, साउदर्न ओशन की बात करते हैं तो ये भी साउथ पोल के पास है, और ये वर्ष के अधिकांश महीनों में क्या होता है, फ्रोजन रहता है, जमा हुआ है। तो इस आधार पर ये 5 प्रकार के ओशंस, देयर आर 5 ओशंस, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द पैसिफिक ओशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये लार्जेस्ट ओशन है, ट्रायंगुलर इन शेप है, और इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, पैसिफिक ओशन। इसके पूरब में अगर देखें तो क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। जो इंडियन और जो पैसिफिक ओशन है इसका डेप्थ 4280 मीटर है, और लगभग 25,000 आइलैंड्स इस पैसिफिक ओशन में है। दूसरा अटलांटिक ओशन जो एस शेप का है ना, ये आपको यूरोप और अफ्रीका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका के बीच है ना, और यहाँ पर पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है। इस अटलांटिक ओशन के थ्रू मैक्सिमम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो आपको यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में होता है, यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मार्केट के बीच ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का काम है। इंडियन ओशन तो ये आपको देखिए तो पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूरब में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है।
ये आपको व्यापार में, ये भी जो इंडियन ओशन है वो मदद करता है, और वो साउदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, साउदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच ट्रेड लिंक को स्थापित करता है। आर्कटिक ओशन ये नॉर्थ पोल के पास है, जो लगभग सालों भर बर्फ से ढका रहता है, यानी कि फ्रोजन है ना। इसमें भी कई सारे आइलैंड्स स्थित हैं, और वो आइलैंड्स भी क्या होते हैं, फ्रोजन होते हैं। लेकिन जो वेस्ट यूरोपियन कोस्ट है आपका इस आर्कटिक ओशन का, वो फ्रोजन नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ वार्म गर्मी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है। साउदर्न ओशन एक बड़ा ओशन है जो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन को जोड़ने का काम करता है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर के पास है। तो ये भी लगभग क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर फ्रोजन। अब इस ओशन के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस में हमने देखा कि ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ओशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये ओशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सबसे पहले तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये लार्ज वाटर बॉडीज है, और वहीं से इवोपेरेशन की सबसे ज़्यादा जो इवोपेरेशन होता है वो वाटर बॉडी ओशन से ही होता है। तो पहला हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके साथ साथ ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के तट पर, ओशन के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने में मदद करता है। मॉडरेट क्लाइमेट, ओशंस के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा। इसके साथ साथ ओशंस की बात की जाए तो ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ मैरीन फूड। जो समुद्री भोजन है उसका ये स्टोर हाउस है। उस ओशन से जैसे फिशेज, मछलियाँ नहीं निकाली जाती हैं, और भी कई प्रकार के फूड उससे प्राप्त होते हैं। साथ साथ है ना, रिच इन मिनरल्स, खनिज संपदा में संपन्न है वो। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ओशन के बेड से ही प्राप्त करते हैं। तो रिच इन मिनरल्स and possesses immense potential for generating water energy। और चूंकि बिग सोर्स ऑफ, लार्ज सोर्स ऑफ वाटर है, तो वाटर एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे हम हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं कि जो वाटर एनर्जी के रूप में हम मोस्टली क्या करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पन बिजली, तो बिजली पैदा करने में, तो ये आपका स्टोर हाउस ऑफ मैरीन फूड, रिच इन मिनरल्स एंड जनरेटिंग वाटर एनर्जी। तो वाटर एनर्जी जनरेट करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त हम पढ़ें, इसका काम जो है ना, कि वो कोस्टल रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडरेट करता है, साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मदद करता है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है। तो ओशंस आर द लाइफ लाइन ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उसका ये क्या माना जाता है, लाइफ लाइन माना जाता है। ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज है, तो इसलिए यहाँ पर है जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। जुडिशियस मतलब होता है समझदारी के साथ पानी का उपयोग करना। चूंकि हम पीछे पढ़े कि जो ओशन में 97% जो टोटल वाटर का जो मास है, जो वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर का 97% सिर्फ ओशन में पाया जाता है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन आइस कैप के रूप में पाया जाता है, फिर ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। तो जो वाटर है उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए, समझदारी के पूर्ण तरीके से, मितव्ययितापूर्ण तरीके से इसका हम उपयोग करें। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ। ये पानी जीवन पर जितने, पृथ्वी पर जितने जीवन है जिसमें लाइफ है, उन सबों को वाटर क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है। एंड ओनली वाटर कैन क्वेंच आवर थर्स्ट। और पानी ही एकमात्र ऐसा चीज है जो हमारी प्यास बुझा सकता है।
प्यास लगे तो प्यास बुझाने का एकमात्र स्रोत क्या है? वाटर। और देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड इट्स क्वांटिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब यहाँ पानी का तो विशाल भंडार है, लेकिन हमारी प्यास जो पानी बुझा सकता है यानी कि प्योर वाटर, उस प्योर वाटर की क्वांटिटी इस अर्थ पर लिमिटेड है, कांस्टेंट है, स्थिर है, वो बढ़ता भी नहीं है। सो वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। पढ़े कि वाटर इस अर्थ पर अपने 3 रूपों में पाया जाता है। वो 3 रूप जो होते हैं, लिक्विड स्टेट जो वाटर है, सॉलिड स्टेट जो आइस के रूप में पाया जाता है, और गैसियस स्टेट जो वेपर के रूप में पाया जाता है। तो वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है, और ये 3 रूप जो है उसमें है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है, अब वाटर पॉल्यूशन के वजह से अमाउंट ऑफ सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जो वाटर अवेलेबल है उसमें अधिकांश वाटर धीरे धीरे सेवल होते जा रहे हैं, उसमें नमक की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और ये बढ़ती चली जा रही है क्यों? तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उस पॉल्यूटेंट्स को हम क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं डिफरेंट वाटर बॉडीज में। उस पॉल्यूटेंट्स को हम रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, उस पॉल्यूटेंट्स को हम सी में डिस्चार्ज करते हैं, उस पॉल्यूटेंट्स को हम डिफरेंट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं। तो इस पॉल्यूटेंट के डिस्चार्ज करने की वजह से क्या हो रहा है? ये वाटर बॉडीज धीरे धीरे सैलाइन होते चले जा रहे हैं, कि सैलिनिटी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ये सैलिनिटी बढ़ क्यों रही है? विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फ्रेश वाटर का डिमांड बढ़ता चला जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनका जो डेली नीड्स है, जो प्रत्येक दिन की जरूरत की चीज़ें हैं, उसकी मांग बढ़ती चली जाएगी। और इस मांग को पूरा करने के लिए जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है उसका डिमांड, इंक्रीज अमाउंट ऑफ अदर एसेंशियल आइटम्स हैं उसके डिमांड को जब हम पूरा करते हैं, जैसे कपड़ा, मेडिसिन, क्लॉथ, मेडिसिन और भी अदर जो चीज़ें हैं, ये सब इंडस्ट्री में बनती है। और इंडस्ट्री को चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और इंडस्ट्री में जो वाटर कंज्यूम होता है वो क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। और फिर उस पॉल्यूटेड वाटर को हम क्या करते हैं? वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक तो जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए वाटर का डिमांड बढ़ेगा, वाटर कंजप्शन बढ़ेगा, और अदर जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए फिर वाटर क्या होते हैं? वाटर में पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। इंडस्ट्री लग रहे हैं तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में मिलता है, उससे एसिड रेन होता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो पॉल्यूशन की वजह से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, उसका लेवल घट रहा है, डिप्लीट कर रहा है, और साथ साथ रेन वाटर भी घट रहे हैं, वर्षा भी कम हो रही है, जिस वजह से जो पोर्टेबल वाटर है यानी कि पीने योग्य जो पानी है उसकी मात्रा में कमी है। सो वाटर कंजर्वेशन बिकम्स नेसेसरी टू सेव दिस प्रेशियस रिसोर्स। अब ये जो कीमती, ये जो बहुमूल्य संसाधन है वाटर, इसको अगर बचाना है, इसको यदि सुरक्षित करना है तो हमको क्या करना होगा? इसको सेव करना होगा, इसको संरक्षित करना होगा। सेव और संरक्षित कैसे होगा? ये इसके लिए जुडिशस यूज ऑफ वाटर, पानी का उपयोग समझदारी पूर्ण तरीके से करना होगा, इसका दुरुपयोग न करें। खास करके जो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी, जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर को निकाल कर पीते हैं, तो उस ग्राउंड वाटर को हम मिसयूज उसका न करें, उसका दुरुपयोग न करें, उसको हम सेव करें। एंड फ्रॉम मच हार्म इन द टाइम्स टू कम, अगर हम उसको सेव करते हैं तो जो आने वाला समय है, आने वाले समय में वो हमारा कम से कम नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर लाइफ के लिए हमें क्या करना होगा कि जो पोर्टेबल वाटर है उसका जुडिशस यूज करना होगा, समझदारी पूर्ण तरीके से सोच समझ कर उसका उपयोग करना होगा, ताकि हमें भी मिले और आने वाले समय में हमें और आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है। आप लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें।
के आएंगे, फिर आपसे उस समय वार्तालाप होगी तो आपको बताया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, तो आप ये करके आएंगे। थैंक यू।